हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक के क्षेत्र में अरविंद घोष का जीवन परिचय को जानेंगे इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जो इनके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो विचार दिए हैं, लोकतंत्र के बारे में और न्याय के बारे में भी जितने भी विचार इनका है, इन सारी बातों को आज हम पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अरविंद घोष का जीवन परिचय। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में होता है। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष एक सफल चिकित्सक थे, यानी एक अच्छे खासे डॉक्टर थे, और उन पर पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा ही था। यानी जो अरविंद घोष के जो पिता हैं वो एक अच्छे डॉक्टर होते हैं और उनके ऊपर जो है जो विदेशी प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, और इसीलिए उन्होंने अरविंद घोष को भारतीय सभ्यता से दूर रखने के लिए दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में उन्हें जो है दाखिला दिला देते हैं, और 2 वर्ष के बाद इन्हें इनके अन्य 2 भाइयों सहित पढ़ने के लिए इसे ब्रिटेन भेज देता है। वहाँ पर 1879 से 1893 तक अरविंद घोष वहाँ पे रहते हैं। इस दौरान अंग्रेजी का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन भाषा भी इन्होंने सीखा था। अरविंद जी ने सिविल सर्विस के बजाय भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का मन बना लिया। अरविंद घोष विदेश में पढ़ते हुए भी, क्योंकि इनके जो पिता थे डॉक्टर थे और इनका जो सोच था कि अरविंद घोष कोई अच्छे सिविल सेवक बने, जिसके लिए उनको विदेश भेज देते हैं। लेकिन इन्होंने जो है वहाँ पे सारे भाषा का नॉलेज लेते हैं और फिर सिविल सेवा के बजाय इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना मन बना लेता है। यदि वे चाहते तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत माता की सेवा करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस तरह उनका लालन पालन तो पाश्चात्य संस्कृति में होता है, यानी विदेशी संस्कृति में होता है, लेकिन उनके जो भीतर भारतीय संस्कृति के जो तत्व है वो हमेशा उभरते रहते हैं, और आगे चलकर अरविंद जी राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद के अग्रदूत और भारतीय अध्यात्मवाद के महान पुजारी बन जाते हैं। यानी जो इनके पिता की जो सोच थी, पिता की सोच से ये जस्ट उलट काम करते हैं। 1893 में इंग्लैंड से वापस लौटकर इन्होंने बड़ौदा रियासत के नरेश सयाजी राव से मुलाकात करते हैं। नरेश ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अपनी रियासत में नौकरी की पेशकश करते हैं। अरविंद जी ने नौकरी को स्वीकार भी कर लेते हैं और कुछ दिन वहाँ पे नौकरी करते हैं, और फिर कुछ दिन के लिए जो है अरविंद जी जो हैं विश्वविद्यालय में भी काम करते हैं। फिर उसके बाद अरविंद ने बंगाल के विभाजन की घटना का उनको जो है पूरा लाभ उठाते हैं और उन्हें बंगाल में नवगठित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य का पद भी संभाले। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाल बाल पाल का वर्चस्व बढ़ने लगता है। ये जो लाल बाल पाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों का शॉर्ट नाम है लाल बाल पाल, और इन्हें जो है लाल बाल पाल को एक गर्म दल के नेता माना जाता है।
उसके बाद स्वराज संबंधी प्रस्ताव को कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी। इससे क्या होता है कि उदारवादी नेता चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर निकालने की योजना बनाई। जो उग्रपंथी जो लोग थे, यानी जो जिसे कि जो है गरम दल कहा जाता है, और इस गरम दल में लाल बाल पाल आते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसे जो है कांग्रेस से बाहर निकालने की योजना बनाती है। और 1960 के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों व उग्रवादियों में झगड़ा हो जाता है, यानी नरम दल और गरम दल। उदारवादी नरम दल को कहा जाता है, जिसमें कि घोष भी आते हैं, गांधी जी आते हैं। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और उग्रवादियों ने कांग्रेस को छोड़ देता है, यानी जो गरम दल के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कांग्रेस की पार्टी को छोड़ देते हैं। सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए दमन की नीति का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ब्रिटिश सरकार की दमन की नीति के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है नरम दल के साथ कुछ दिन तो गरम दल के साथ काम किए, जिन्हें कि उग्रवादी कहा जाता है, और फिर कुछ दिन जो है नरम पंथियों के साथ भी काम किए। लेकिन उससे भी आगे जो है इनका एक नया मोड़ प्रारंभ होता है और उन्होंने योग और अध्यात्मवाद का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अब वे राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले चुके हैं। अब उन्होंने राजनीतिक पत्र व्यवहार भी बंद कर देते हैं और साधना के प्रति उनका लगाव बढ़ता चला जाता है। उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की और योग व आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं। यह आश्रम जल्दी ही विश्व के दार्शनिकों और आध्यात्मिक रुचि रखने वाले के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उनकी सोच भी जो थी आध्यात्मिकता के कारण ही भारतवर्ष में मानवता का प्रसार होने लगा और भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। इस तरह उन्होंने पांडिचेरी में रहकर आध्यात्मिक शांति और योग के आधार पर भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक महान और पुनीत कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 5 दिसंबर 1950 को इस प्रकांड विद्वान, महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक शक्ति व योग के पुजारी का निधन हो जाता है 5 दिसंबर 1950 को। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जो चिंतन है भारतीय चिंतन के क्षितिज पर ध्रुव तारे की भांति दैदीप्यमान हो रहा है। यानी जो भी उनका विचार था, जो उनका चिंतन था, जैसे तारों में जो ध्रुव तारा दिखता है उसी प्रकार कहा जाता है कि इनका भी जो है दर्शन है। अब आइए जानते हैं अरविंद घोष की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखा, उनके बारे में जानते हैं। अरविंद ने पांडिचेरी में एक तपस्वी और योगी का जीवन व्यतीत किया और वहां पर एक आश्रम खोलकर अध्यात्म व योग की शिक्षा दी। इसी स्थान पर उन्होंने अनेक महान ग्रंथों की भी रचना की है, जो इस प्रकार है। पहला है दिव्य जीवन, द लाइफ ऑफ डिवाइन, ये जो है इनकी रचना है। दूसरा है गीता रहस्य, द एसेज ऑन गीता, द एसेज ऑन गीता। तीसरा है योग समन्वय, द सिंथेसिस ऑफ योगा। आगे है मानव चक्र, द ह्यूमन साइकिल। पांचवा है मानव एकता के आदर्श,
और छठा है योग के आधार, द बेस ऑफ योगा। आगे है भारतीय संस्कृति के आधार, यानी ए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। आगे है सावित्री, और आगे है विश्व एक पहेली है। ये जो इनका ग्रंथ है 10वां ग्रंथ है भारतीय संस्कृति की रक्षा। ये जो है इनकी महान रचना है। इन रचनाओं में सावित्री का जो काव्य है, सावित्री का जो रचना है ये काव्य ग्रंथ है, यानी कविता के रूप में है। उनके जो ग्रंथ है द लाइफ डिवाइन, इसका प्रकाशन के समय संसार के प्रमुख विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। द लाइफ डिवाइन जो है ये बुक संसार के सभी विद्वानों का ध्यान इस बुक ने अपनी ओर खींचा। उनका सावित्री ग्रंथ एक नए युग का प्रवर्तक है। इसी प्रकार उन्होंने इंदु प्रकाशन पत्रिका में लेखमाला, द न्यूज लैम्प फॉर ओल्ड, 2 साप्ताहिक पत्र, कर्मयोगी और धर्म तथा वंदे मातरम पत्रिका का संपादन भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के जौहर से इन्होंने दिखाया। इसीलिए उनकी साहित्यिक क्षमता को देखकर कहा जाता है कि वे एक कवि, दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, देशभक्त, मानवता के प्रेमी तथा राजनीतिक दार्शनिक भी थे। उनकी रचनाएं मानव जाति के लिए महान आध्यात्मिक संदेशों से भरी पड़ी हुई है। तो ये रहा अरविंद घोष के जीवन परिचय, और इसके जो विचार है इस विचार को आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।